हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 जो कि ट्राइंगल है स्टार्ट करेंगे। और ट्राइंगल आप लोग जानते हो ट्राइंगल क्या होता है। एक पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है पता है सबको? पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर। जैसे सबसे छोटे पॉलीगन की बात करें तो वो ट्राइंगल है। उसके बाद अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड वाला। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 साइड का होगा और 5 साइडेड, इस तरीके से 5 साइडेड। फिर 6 साइडेड हो सकता है इस तरीके से, हेक्सागन, इसको हेक्सागन कहते हैं। ये सारे क्लोज्ड फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? पॉलीगन्स कहलाते हैं। ट्राइंगल इसमें सबसे छोटा पॉलीगन है और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे तो वो एक सर्कल की तरफ बनता जाएगा। मतलब नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा अगर हम करते हैं, 50,000, 1 लाख, इस तरीके से, तो वो सर्कल जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉलीगन कहलाता है एक तरह से। और ये सबसे छोटा पॉलीगन है, इसमें 3 साइड्स होते हैं। 2 साइड से तो क्लोज फिगर बनाया ही नहीं जा सकता है। क्लोज कहाँ हुआ? ये तो देखो खाली रह गया। तो क्लोज फिगर के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए। और ये सबसे छोटा पॉलीगन है, ये सबसे बड़ा पॉलीगन है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन दोनों में, ट्राइंगल में और सर्कल में, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसीलिए हम लोग इसके बारे में काफ़ी स्टडी करते हैं। हम लोगों ने सीखा होगा लास्ट क्लास में, मतलब 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता था, याद करो। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इन दो पिक्चर्स को देखो, इन दोनों पिक्चर्स को देखो, इसकी मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, वैसे ये तो फोटो भी है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ये। मतलब ये दोनों जो फिगर्स हैं, ये दोनों पिक्चर्स दो। सो सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल्स होते हैं, चाहे वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का हो या 1 किलोमीटर रेडियस का हो, सारे सर्कल्स एक जैसे ही दिखते हैं। देखो ध्यान से, अगर तो एक जैसे ही दिखते हैं। ऑब्वियसली साइज का खाली फर्क है, ये बड़ा सा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, बट है तो दोनों एक जैसे ही ना, एक जैसे ही फिगर दिख रहे हैं। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ना पिचका देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। तो एक जैसा दिखना, यही सिमिलैरिटी है। ठीक है। और ऐसे अगर हम स्क्वायर की बात करें, देखो ये स्क्वायर, बड़ा सा जो स्क्वायर आपको ABCD स्क्वायर दिख रहा होगा। और अगर मान लो मैं इसका नाम PQRS दे दूं, PQRS, तो ये ABCD PQRS जो है, ये भी दोनों सिमिलर, एक जैसे फिगर्स दिख रहे हैं, देख पा रहे होगे। सिमिलरली ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ये भी जो ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल्स एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसे ही ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो बस क्या किया गया है, इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, है ना, इसी को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन ऑब्वियसली, ट्राइंगल एक पॉलीगन है। ठीक है। तो ये हम इन जनरल डिफाइन करें, अगर हम सब के लिए, सारे पॉलीगन्स के लिए अगर हम डिफाइन करें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को, तो दो पॉलीगन्स, है ना, अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं, जैसे 4 साइड वाले 2 पॉलीगन्स ले लो तुम, इस तरीके से, ये 4 साइडेड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम कहते हैं। और ये देखो इस तरीके से। तो ये 2 पॉलीगन्स मैंने लिए हैं, एक पॉलीगन का नाम है ABCD और दूसरे का नाम हम देते हैं PQRS। तो 2 पॉलीगन्स जो है सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। ये सिमिलर होंगे अगर इनके एंगल्स इक्वल हैं। इन एंगल्स इक्वल होने का मतलब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग, एक करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ABCD को PQRS के सिमिलर कहोगे जब ए का करस्पॉन्डेंस P के साथ होगा। मतलब ए एंगल P के बराबर होना चाहिए, P Q के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि B का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है। जैसे आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, जब कहते हैं ना कि ABC ट्राइंगल है और मान लो PQR ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो ABC ट्राइंगल अगर PQR के कॉन्ग्रुएंट है, हम जब ऐसा लिखते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। मतलब A का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, B का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है और C का करस्पॉन्डेंस R के साथ है। तो ये करस्पॉन्डेंस जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप दो ये जो क्लोज्ड फिगर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये दोनों सिमिलर होंगे अगर इनके, सबसे पहला कंडीशन है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कि एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, एंड एंगल D जो है वो एंगल S के इक्वल होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा एक और कंडीशन है, मतलब नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं खाली एक कंडीशन होने से ये सिमिलर हो जाएगा, नहीं, एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए। ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स की हम बात कर रहे हैं तो मतलब दो क्वाड्रिल। सो हमने क्या सीखा कि जब 2 पॉलीगन्स की बात करें तो 2 पॉलीगन्स को हम सिमिलर तब कहते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रपोर्शन में हो एंड एंगल सारे इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। मान लो कि ये एक 5 साइडेड पॉलीगन है,
ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके, एक सेकेंड, ये कर लिया मैंने कॉपी एंड देन पेस्ट। अच्छा, इसी के ऊपर पेस्ट हो गया, सॉरी, ये हो गया पेस्ट। तो आप देख सकते हो। अच्छा, एक काम और करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं। तो ये देखो, अब देखने से एक जैसा लग रहा है। तो ये दो जो फिगर्स हैं इनको हम जैसे नाम दे देते हैं, तो ए बी सी डी ई, ये एक हमारा पॉलीगन है, इनफैक्ट ये पेंटागन है एक, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी। दो पेंटागन्स हैं, ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी। तो इसमें अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो एंड दिस एंगल इसके इक्वल हो, तो फिर हम कैसे, और साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, मतलब ए बी बाई पी टी, ए बी बाई पी टी इक्वल होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर के, और ये इक्वल होना चाहिए सी डी बाई आर एस के, ये इक्वल होना चाहिए डी ई बाई एस टी के, और यही इक्वल होना चाहिए ई ए बाय टी पी के। तो ये कंडीशंस हैं कि एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से एंगल ई एंगल टी के इक्वल होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट मेन टॉपिक जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए भी जो अभी बताया था फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करते हैं अगर। अच्छा, एक बात मत भूलो बच्चों कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ हम करेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था। ठीक है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था, उसके लिए क्राइटेरियाज थे, एस एस एस, एस ए एस, है ना, आर एच एस, इस तरह के क्राइटेरियाज थे। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। सो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का मतलब क्या था, कंपेयर करो, दो ट्राइंगल को कंपेयर करो, क्या इसका साइड इसके साइड के बराबर है, दूसरा साइड दूसरे साइड के बराबर है, तीसरा साइड तीसरे के बराबर है, क्या एंगल कोई बराबर है ना, दूसरा एंगल कोई बराबर है, इस तरह की चीजें हम कंपेयर करते थे। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर भी हम कंपेयर ही करेंगे, दो ट्राइंगल्स हमें दिया हुआ होगा, ठीक है, और हम उसमें देखेंगे क्या उसके सारे एंगल्स बराबर हैं। ये जो ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो क्या इसके एंगल्स इक्वल हैं, इस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, क्या ये एंगल इसके इक्वल है, या ये एंगल इसके इक्वल है, ये चेक करेंगे। और फिर ये चेक करेंगे कि साइड सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, रेशियो सेम है कि नहीं है। ठीक है, ये साइड की लेंथ अगर ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी ई एफ है, तो क्या ए बाई डी की जो वैल्यू है वो सी बाई एफ के बराबर है या नहीं है। तो बेसिकली कंपैरिजन है, ये चैप्टर पूरा का पूरा कंपैरिजन है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे रेशियो के रूल से, मतलब रेशियो से कंपेयर करेंगे कि रेशियोज इक्वल हैं कि नहीं है। सो डेफिनेशन पे आते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली ये तो सारे पॉलीगन के लिए डेफिनेशन वैलिड है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ये होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का। लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया जो होता है, शॉर्टकट क्राइटेरिया किसको कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई वेदर ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो क्राइटेरिया का मतलब शॉर्टकट्स टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं, इसको कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी इसको कहा जाता है, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्टकट में, और यह थेल्स थ्योरम। थेल्स मैथमेटिशियन था, है ना, ये देख सकते हो आप, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2500-600 ईयर्स बैक ये ग्रीस में या कहीं पर, ग्रीक का मैथमेटिशियन था ये। इसने सबसे पहले ये ट्राइंगल में ऑब्जर्व किया। तो आप समझ सकते हो ज्योमेट्री लोग कितने सालों से पढ़ रहे हैं, और इससे पहले भी ज्योमेट्री थी, तो इतने सालों से लोग ऑब्जर्व कर रहे थे ज्योमेट्री को। और ज्योमेट्री वैसे बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, जैसे देखो अब कहीं पर भी हाइट या लेंथ की बात होती है, जैसे मान लो कि एक सेकंड के लिए मान लो कि ये एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देख रहा है कि ऑब्जर्वर को हम यहाँ रखते हैं, चलो यहाँ पर रखते हैं ऑब्जर्वर को, वो देख रहा है कि जो उसकी परछाई हो यहाँ तक बन रही है, उसकी शैडो जो है यहाँ तक बन रही है शैडो, ठीक है, और यहाँ एक ट्री है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर उसको पता है कि उसकी हाइट अगर 5 फीट है, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि शैडो की लेंथ कितनी है, ठीक, जो भी है, मतलब मान लो कि 6 फीट है या जो भी है, शैडो बड़ी भी हो सकती है, आपको पता है ना, इंसान की लेंथ से बड़ी छोटी हो सकती है, डिपेंड करता है सन की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। तो
वो ये ट्री की हाइट फाइंड कर सकता है सिमिलैरिटी के हेल्प से। तो आप समझ सकते हो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग यूज़ करते थे, जानते थे, और इस तरह से मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे या सिचुएशन को समझ लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। तो इसीलिए वहीं से ये आया हुआ है। थेल्स ने सबसे पहले जो एक रूल बताया हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इस क्वेश्चन का भी कह सकते हैं एक तरीके से सॉल्यूशन है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये क्या कहता है थ्योरम, ये समझते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज सेम। it is believed that he had used a result basic probability theorem for the same। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है 6.2 जो हमने अभी बीपीटी किया है, बस उसका कह सकते हो एक तरीके से कन्वर्स है। बीपीटी का कन्वर्स है ये थ्योरम एक तरीके से, कि इसमें कहा जा रहा है कि इफ अ लाइन, थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। दैट मीन्स कि ये एक ट्राइंगल है और इसमें हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है कि नहीं है डी, बट अगर डीई लाइन सेगमेंट अगर ए बी और ए सी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं सच दैट ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के इक्वल है, अगर ये गिवन है, ये गिवन है डी एन ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली एंड ए डी बाई डी बी अगर ए ई बाई ई सी के इक्वल है, देन वी कैन क्लेम दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो बेसिकली थ्योरम ये स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि डी पैरेलल होगा बी सी के, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये गिवन है। तो प्रूव करने के लिए क्या करो कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं है बी सी के, तो कहीं पर तो एक पॉइंट होगा ना, यहाँ पर सपोज ई डैश एक पॉइंट होगा सच दैट डी ई पैरेलल होगा ए सी के, बी सी के, डी ई पैरेलल होगा बी सी के। तो वही किया गया है यहाँ पर कि डी ई डैश बना दिया गया है, ई डैश एक पॉइंट ले लिया गया है सच दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। अब अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी के थ्योरम के हेल्प से ए डी बाई डी बी जो होना चाहिए वो ए डी बाई डी बी जो इक्वल होना चाहिए, ए डी बाई डी बी इक्वल होना चाहिए ए ई डैश बाई ई डैश सी। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने ई पॉइंट, ई डैश पॉइंट लेकर के, ई डैश पॉइंट लेकर के हमने पैरेलल बनाया ना, और बीपीटी तो ये कहता है कि भाई अगर लाइंस पैरेलल, डी ई डैश अगर पैरेलल है बीसी के, तो ए डी बाई डी बी तो ए ई डैश बाई ई डैश सी होना चाहिए, तो यही होना चाहिए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, सो ए डी बाई डी बी यहाँ भी, ए डी बाई डी बी यहाँ भी, दैट मीन्स ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, करेक्ट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ई और ई डैश जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा। ये तो तभी पॉसिबल है ना, ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी, और ये इक्वल है ए ई बाई ई सी के, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना बच्चों, जब आप ई डैश को ई के इक्वल कर दोगे। इक्वल करने का मतलब है यहाँ पर कोइंसाइड करा देंगे, दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ जाके चिपक जाना चाहिए एक तरीके से, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ई डैश ई से कोई। एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। इसमें देखो सब पहला क्वेश्चन है कि फिगर 6.17 वन पार्ट, ये इस फिगर की बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन 1 and 2। तो पहले पार्ट की बात अगर हम करें तो इसमें हम सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, क्योंकि डी पैरेलल है बीसी के और ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी होगा। लेकिन इसमें आप देखो तो ए डी की जो वैल्यू दी हुई है बच्चों, ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। डी बी की वैल्यू जो दी हुई है वो है 3 सेंटीमीटर, और ए ई की जगह पे 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमें नहीं पता है तो ई सी को ई सी रहने देते हैं। अब आप जानते हो क्या होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1.5 2 जा 3 हो, ये 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ईसी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 2 एंड सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। ईसी फाइंड करने के लिए कहा गया था। सेम लॉजिक से इसमें भी कर सकते हैं इजीली, है ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा, और फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड क्वेश्चन में ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें तो है ही नहीं पी क्यू आर, फिगर कहाँ है ये। ई एंड एफ आर पॉइंट्स
ओके, ये फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ये फिगर अगले क्वेश्चन में यूज होगा। तो ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, तो हमें इसमें फिगर भी बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर ट्राइंगल, और इसमें लिखा हुआ है कि ई जो पॉइंट है वो पी क्यू पे है एंड एफ पॉइंट है पी आर के ऊपर, और पैरेलल होगा ऑब्वियसली ई एफ। हाँ, पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ई एफ पैरेलल है क्यों। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखें तो ए एम बाई ए बी की वैल्यू ए एल बाय ए सी के बराबर होगी। जैसा कि हम लोगों ने ये कोरोलरी ऑफ बीपीटी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है कि जैसे बीपीटी आप जानते हो क्या था कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के, एबीसी ट्राइंगल में डी और ई पॉइंट्स हैं ए और सी के ऊपर, सच दैट ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होता था, ए ई बाई ए सी के, ये रिजल्ट था। बट यहीं से दोनों साइड में +1 कर देंगे अगर हम इसको। सो फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, मतलब ये जो लाइन है ना ये पैरेलल है इस लाइन के। तो आप देख पा रहे होगे, आई थिंक थोड़ा विजुअलाइजेशन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर देखें हम तो ट्राइंगल बी सी ए में, ये जो बी सी ए बार ट्राइंगल है इसमें अगर देखें तो बी डी बाई डी ए बीई बाई ई सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, बीपीटी से, रीजन भी लिखेंगे यहाँ पर, तो बीपीटी से हो जाएगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि डी एफ जो है, ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको, ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है ग्रीन कलर से। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फिगर ये 6.21 फिगर में इसमें ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये ए बी आपका पैरेलल दिया हुआ है पी क्यू के। जैसे ही पैरेलल दिया हुआ है तो अगर हम इस ओ पी क्यू ट्राइंगल में देखें, ओ पी क्यू ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ओ पी क्यू ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी से ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू हो जाएगा, यही मैंने लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और फिर ये ए सी भी पैरेलल दिया हुआ है किसके, पी आर के, तो ये भी दिया हुआ है ना, गिवन है ये। तो यहाँ से फिर से इसमें बीपीटी यूज करेंगे तो ओ ए बाई ए पी हो जाएगा ओ सी बाई सी आर के, ये लिख दिया। अब क्योंकि ओ ए बाई ए पी यहाँ भी, ओ ए बाई ए पी यहाँ भी, तो ये क्वांटिटीज जो है, ये रेशियोज जो है ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर के इक्वल हो जाएगा तब तो क्लियरली कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो यही है, इस क्वेश्चन में यही करना था हमें। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन यूजिंग द मिड ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब ये कह रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें सबसे पहले तो देखो अगर गिवन की बात करें हम तो ट्राइंगल एबीसी है एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है ये डी, और साथ ही साथ डीई पैरेलल दिया गया है बीसी के। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी, हमें प्रूव करना है। या तो प्रूव कर देंगे ई मिड पॉइंट, ऑब्वियसली ई मिड पॉइंट होगा तो ए ई सी बराबर हो जाएंगे, तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये पैरेलल दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है कि बाई बीपीटी हम कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्यों, बीपीटी में यही तो रूल होता है कि अगर डी पैरेलल है बीसी के तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा, लेकिन ए डी और डी बी तो इक्वल है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ई सी जो है वो ए ई के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए डी तो डी बी के इक्वल है ना, ए डी और डी बी इक्वल है, तो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी और डी बी इक्वल होंगे, तो ए डी और डी बी जब इक्वल होगा तो ए ई सी के बराबर हो जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। सो सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल्स होते हैं चाहे वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का हो या 1 किलोमीटर रेडियस का हो, सारे सर्कल्स एक जैसे ही दिखते हैं। देखो ध्यान से, अगर तो एक जैसे ही दिखते हैं, ऑब्वियसली साइज का खाली फर्क है, ये बड़ा सा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, बट है दोनों एक जैसे ही ना, एक जैसे ही फिगर दिख रहे हैं। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ना पिचका देंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, तो एक जैसा दिखना यही सिमिलैरिटी है। ठीक है, और ऐसे अगर हम स्क्वायर की बात करें, देखो ये स्क्वायर, बड़ा सा जो स्क्वायर आपको ए बी सी डी स्क्वायर दिख रहा होगा, और अगर मान लो मैं इसका नाम पी क्यू आर एस दे दूं, पी क्यू आर एस, तो ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो है ये भी दोनों सिमिलर एक जैसे फिगर्स दिख रहे हैं।
देख पा रहे होगे। सिमिलरली ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो ये भी जो ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल्स एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसे ही ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो बस क्या किया गया है, इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, है ना, इसी को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन ऑब्वियसली ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक है। तो ये हम इन जनरल डिफाइन करें, अगर हम सबके लिए, सारे पॉलीगन्स के लिए अगर हम डिफाइन करें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को, तो दो पॉलीगन्स, है ना, अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं, जैसे 4 साइड वाले 2 पॉलीगन्स ले लो तुम, इस तरीके से ये 4 साइडेड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम कहते हैं, और ये देखो इस तरीके से। तो ये 2 पॉलीगन्स मैंने लिए हैं, एक पॉलीगन का नाम है ABCD और दूसरे का नाम हम देते हैं PQRS। तो 2 पॉलीगन्स जो है सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। ये सिमिलर होंगे अगर इनके एंगल्स इक्वल हैं। इन एंगल्स इक्वल होने का मतलब इफ देयर करस्पॉन्डिंग, एक करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ABCD को PQRS के सिमिलर कहोगे जब ए का करस्पॉन्डेंस P के साथ होगा। मतलब A एंगल P के बराबर होना चाहिए, B Q के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि B का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है। जैसे आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, जब कहते हैं ना कि ABC ट्राइंगल है और मान लो PQR ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ABC ट्राइंगल अगर PQR के कॉन्ग्रुएंट है, हम जब ऐसा लिखते थे तो इसका मतलब ये होता था कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। मतलब A का करस्पॉन्डेंस P के साथ है, B का करस्पॉन्डेंस Q के साथ है और C का करस्पॉन्डेंस R के साथ है। तो ये करस्पॉन्डेंस जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दो ये जो क्लोज्ड फिगर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये दोनों सिमिलर होंगे अगर इनके, सबसे पहला कंडीशन है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कि एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, एंड एंगल D जो है वो एंगल S के इक्वल होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा एक और कंडीशन है, मतलब नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं खाली एक कंडीशन होने से ये सिमिलर हो जाएगा, नहीं, एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स की हम बात कर रहे हैं तो मतलब 2 क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्राइंगल कभी आपस में सिमिलर नहीं होंगे, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। या एक क्वाड्रिलेटरल या एक सर्कल कभी सिमिलर नहीं होंगे। तो 2 क्वाड्रिलेटरल ही सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस होते हैं। पहले तो बात तो उनके एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, इस तरीके से, एंड their corresponding sides are in the same ratio or proportion. That means ये AB by रेशियो का मतलब हुआ AB by PQ, ये पहला रेशियो है। यही रेशियो BC by QR के इक्वल होना चाहिए, यही रेशियो CD by RS के इक्वल होना चाहिए, और यही रेशियो DA by SP के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो साइड के रेशियो हैं, एक फिगर का पहला साइड लिया और दूसरे फिगर का पहला साइड लिया, AB और PQ ले लिया, तो इस तरीके से BC और QR ले लिया, तो ये सारे रेशियोज हैं, बराबर होने चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरा चैप्टर है सिमिलैरिटी का, ये कंप्लीटली अगर हम समझें तो ये रेशियो से ही रिलेटेड है, रेशियो प्रपोर्शन से ही रिलेटेड है। एक तो आपको पहले इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर का समझ होना चाहिए, ट्राइंगल कैसा होता है, कितने उसमें साइड होते हैं, क्या उसके एंगल्स होते हैं, क्या करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस से मतलब ये जो हमने अभी किया था, A का करस्पॉन्डेंस P, B का करस्पॉन्डेंस Q, ठीक है। ये सब तो आपको बेसिक चीज पता ही होना चाहिए। उसके बाद जो सारा गेम है, इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आएगी तो 60-70% जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, उसमें जो चीज़ें हम, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वो है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन का मतलब A by B को रेशियो कहते हैं। आपको पता है A एक नंबर है, B एक नंबर है, B ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, तो A by B को रेशियो कहते हैं। 2 नंबर्स A और B का रेशियो है A by B, ठीक है। और यही A by B अगर C by D के इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे कि 2 रेशियोज बराबर हो गए, ठीक है। A by B अगर C by D के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि 2 रेशियोज बराबर हैं, है ना। या E by F के भी इक्वल हो जाए, यही चीज, मतलब A by B, C by D और E by F ये सब के सब बराबर हैं, तो हम इसको ये भी कहते हैं कि जो रेशियो है यहाँ पर, ये जो है ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन। तो ये
अगर ए अगर साइड होगा तो मतलब मान लो कि ए लेंथ है एक ट्राइंगल के साइड का, एक ट्राइंगल है जिसके साइड का लेंथ है ए सी और ई, और दूसरा ट्राइंगल है उसके साइड का लेंथ है बी डी और एफ। तो ये साइड लेंथ है, ए सी ई और बी डी एफ जो है ये साइड लेंथ है। तो साइड का जो रेशियो होगा ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इस तरीके से, तो ये सेम रेशियो है, मतलब रेशियो की जो वैल्यू है ए बाई बी और सी बाई डी और ई बाई एफ की जो वैल्यू है तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम इनको ये भी कहते हैं कि जो इनके साइड्स जो होंगे वो सेम प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, सेम प्रपोर्शन में होंगे इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि ए बाई बी, ए इज टू बी जो होगा वही सी इज टू डी होगा, वही ई इज टू एफ होगा। या यूं कहें ए बी सी पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो ये दो ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं ए बी इज टू पी क्यू का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं ना तो उसी को प्रोपोर्शन में कहते हैं, मतलब रेशियोज इक्वल हो जाए। ए बी इज टू पी क्यू की वैल्यू अगर पी सी इज टू क्यू आर के बराबर हो जाए, ठीक है, और यही अगर सी ए इज टू आर पी के बराबर हो जाए। आप आर पी इज टू सी ए मत कर देना, ठीक है, या क्यू आर इज टू बी सी मत कर देना। अगर लिखोगे तो ऐसे सबको लिख दो, मतलब पी क्यू इज टू ए बी कहो, फिर क्यू आर इज टू बी सी कहो, या आर पी इज टू सी ए कहो। लेकिन अगर आप ए बी और पी क्यू ले रहे हो तो आपको बी सी पहले लेना पड़ेगा। मतलब पहले ए बी क्या है, पहले ट्राइंगल का साइड है ना, तो आपको अगली बार बी सी लेना होगा। ऐसा नहीं कि ए बी ले लिया और पी क्यू ले लिया और फिर उसके बाद क्यू आर ले लिया और बी सी ले लिया, ऐसे रेशियो तो उल्टा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये जब रेशियोज बराबर होते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं प्रोपोर्शन में है। तो ये दो कंडीशन होते हैं किसी भी पॉलीगन के लिए सिमिलर होने के लिए। दो कंडीशन, पहले तो उनके एंगल्स बराबर होने चाहिए। ऑब्वियसली हमने ये क्वाड्रिलेटरल लेकर के किया है, अगर हम ट्राइंगल लेकर के करेंगे यही चीज तो आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। दो ट्राइंगल्स अगर की बात करें हम, ये दो पॉलीगन्स हमारा ट्राइंगल्स हैं दो, तो ये दो पॉलीगन्स हैं या दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी नाम दे देते हैं, इसका नाम डी ई एफ दे देते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ सिमिलर तब होंगे, मतलब अगर आप कह रहे हो कि एबीसी ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। सिमिलर को लिखने का ये तरीका होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंट को लिखने का ये तरीका होता था वैसे ही सिमिलर को लिखने का ये तरीका होता है, इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप कहते हो कि एबीसी और डीईएफ सिमिलर हैं, ये सिमिलर अगर हैं तो आप ये कह सकते हो इसके लिए कंडीशन ये होगा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ए बी बाई डी ई इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ इक्वल होगा सी ए बाई डी एफ के। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं, एंगल्स भी बराबर और साइड सेम प्रोपोर्शन में, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी जो चेक करने की बात जब आती है कि भाई चेक करने के लिए शॉर्टकट हम यूज करते हैं, उसमें तो दो एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं तो भी हम कहते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। दैट मीन्स दो एंगल बराबर होंगे, तीसरा भी बराबर हो जाएगा और ये भी फॉलो हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो वो हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन है सिमिलैरिटी का, वो ये कहता है कि दो ट्राइंगल्स को या कोई भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर आप तब कहोगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रपोर्शन में होंगे। मतलब साइड्स का जो रेशियो होगा ए बी बाई डीई जो रेशियो है वही इक्वल होना चाहिए बीसी और ईएफ के रेशियो के, और वही इक्वल होना चाहिए सीए एंड डीएफ के रेशियो के। उल्टा पुल्टा मत कर देना, क्योंकि इसमें सारा गेम जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन का ही है। तो ये इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं। सो हमने क्या सीखा कि जब दो पॉलीगन्स की बात करें तो दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर तब कहते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो एंड एंगल सारे इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। मान लो कि ये एक 5 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी करके, एक सेकेंड, ये कर लिया मैंने कॉपी एंड देन पेस्ट। अच्छा, इसी के ऊपर पेस्ट हो गया, सॉरी, ये हो गया पेस्ट। तो आप देख सकते हो। अच्छा, एक काम और करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं। तो ये देखो, अब देखने से एक जैसा लग रहा है। तो ये दो जो फिगर्स हैं इनको हम जैसे नाम दे देते हैं, तो ए बी सी डी ई, ये एक हमारा पॉलीगन है, इनफैक्ट ये पेंटागन है एक, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी। दो पेंटागन्स हैं, ए बी सी डी ई एंड पी क्यू आर एस टी। तो इसमें अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो,
एंड दिस एंगल इसके इक्वल हो, तो फिर हम कैसे, और साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, मतलब ए बी बाई पी टी इक्वल होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर के, और ये इक्वल होना चाहिए सी डी बाई आर एस के, ये इक्वल होना चाहिए डी ई बाई एस टी के, और यही इक्वल होना चाहिए ई ए बाई टी पी के। तो ये कंडीशंस हैं कि एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से एंगल ई एंगल टी के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशंस हैं, एक तो एंगल वाला और एक ये साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तब हम पॉलीगन्स को कहते हैं कि वो सिमिलर होंगे। यही चीज़ अप्लाई होता है क्वाड्रिलेटरल पे भी, यही अप्लाई होता है ट्राइंगल पे भी। तो ये डेफिनेशन था सिमिलैरिटी का। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो कि एक इंट्रोडक्टरी है, इसमें बहुत ही डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ऑब्वियसली सिमिलर होगा। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि कोई स्क्वायर ऐसा हो सकता है और कोई स्क्वायर बड़ा सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट सेम। फिर है ऑल आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्रायंगल, जितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसी को हम क्या करेंगे, अगर हम बड़ा कर दें तो देखो ये जो दो फिगर्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, मैंने इसी को स्ट्रेच कर दिया है, मतलब कॉपी करके इसको स्ट्रेच कर दिया है, तो ये दिखेगा, तो दोनों सिमिलर हैं। क्यों इक्विलैटरल हैं, इसलिए सिमिलर एक जैसे दिख रहे हैं, ये सारे साइड्स इसके बराबर होंगे तो इसीलिए। लेकिन ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। फिर है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होनी चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन में होना चाहिए। इक्वल या प्रपोर्शन, नॉट नेसेसरीली इक्वल होने की जरूरत नहीं है, अगर एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर वो है ना, प्रपोर्शन होंगे तो ही वो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी के लिए कंडीशन क्या होता है, साइड सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, जरूरी नहीं है इक्वल होगा तब भी डेफिनेटली ही होगा, तब तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा, और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो तो सिमिलर होते ही हैं। अगर मान लो कि जैसे एक सर्कल मैंने बना दिया 1 सेंटीमीटर रेडियस का या 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और सेम सर्कल एक और सर्कल बना दिया वो भी 2 सेंटीमीटर का ही है, तो ऑब्वियसली साइड्स इक्वल है, यहाँ पर रेडियस इक्वल है, तो ये तो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, ऑब्वियसली सिमिलर भी हैं। तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, लेकिन दो सिमिलर जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन ये है कि वो सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, मैं पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन होता है कि एंगल्स इक्वल होनी चाहिए बट साइड सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए, नॉट नेसेसरीली इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल हो तो अच्छी बात है बट नहीं है तो प्रपोर्शन में होना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो सर्कल ले लेते हैं, वेरी गुड। फिर स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर छोटा ये बड़ा छोटा स्क्वायर ले लेते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स, तो नॉन सिमिलर फिगर के लिए हम बहुत ही हजारों लाखों एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, एक ट्रायंगल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, तो ये दो फिगर्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर नहीं है। वैसे ही एक सर्कल ले लें और हम एक सर्कल ले लेते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, तो ये भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये पेयर है, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, दोनों सिमिलर फिगर्स नहीं है और ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेट वेयर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ये दो इन दो की बात कर रहे हैं, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि नहीं है, ठीक है, देखने में एक जैसा लगना चाहिए ना भाई, तो देखने में एक जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो सेम प्रोपोर्शन में है, 1.5 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 1.5 डिवाइड बाई 3 1/2, 1.5 ये साइड लेते हैं, करस्पॉन्डिंगली ये साइड लेते हैं, तो ये भी कितना आएगा 1/2। ऐसे ही इन साइड्स का भी रेशियो निकालोगे तो 1/2 ही आएगा, मतलब साइड्स तो इनके प्रोपोर्शन में है बट एंगल नहीं इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल नहीं बराबर है ना, ये 90 डिग्री है, ये कुछ और लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये दो फिगर्स जो है ये सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर, है ना, आंसर क्या होगा, नॉट सिमिलर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस स्टार्ट मेन टॉपिक जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए भी जो अभी बताया था फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करते हैं अगर, अच्छा एक बात मत भूलो बच्चों कि इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हम करेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था, ठीक है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था, उसके लिए क्राइटेरियाज थे SSS SAS है ना, RHS, इस तरह के क्राइटेरियाज थे। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। सो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का मतलब क्या था, कंपेयर,
कंपेयर करो, दो ट्राइंगल को कंपेयर करो, क्या इसका साइड इसके साइड के बराबर है, दूसरा साइड दूसरे साइड के बराबर है, तीसरा साइड तीसरे के बराबर है, क्या एंगल कोई बराबर है ना, दूसरा एंगल कोई बराबर है। इस तरह की चीज़ें हम कंपेयर करते थे। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर भी हम कंपेयर ही करेंगे, दो ट्राइंगल्स हमें दिया हुआ होगा, ठीक है, और हम उसमें देखेंगे क्या उसके सारे एंगल्स बराबर हैं। ये जो ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो क्या इसके एंगल्स इक्वल है, इस एंगल ये एंगल इसके बराबर है, क्या ये एंगल इसके इक्वल है या ये एंगल इसके इक्वल है, ये चेक करेंगे। और फिर ये चेक करेंगे कि साइड सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, रेशियो सेम है कि नहीं है, ठीक है। ये साइड की लेंथ अगर ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी ई एफ है, तो क्या ए बाई डी की जो वैल्यू है वो सी बाई एफ के बराबर है या नहीं है। तो बेसिकली कंपैरिजन है, ये चैप्टर पूरा का पूरा कंपैरिजन है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे रेशियो के रूल से, मतलब रेशियो से कंपेयर करेंगे कि रेशियोज इक्वल हैं कि नहीं है। सो डेफिनेशन पे आते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑब्वियसली ये तो सारे पॉलीगन के लिए डेफिनेशन वैलिड है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ये होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का। लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया जो होता है, शॉर्टकट क्राइटेरिया किसको कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई whether triangles are similar or not, ठीक है। तो क्राइटेरिया का मतलब शॉर्टकट्स टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं, इसको कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी इसको कहा जाता है, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्टकट में। और ये थेल्स थ्योरम, थेल्स मैथमेटिशियन था, है ना, ये देख सकते हो आप, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2500-600 ईयर्स बैक ये ग्रीस में या कहीं पर ग्रीक का मैथमेटिशियन था ये। इसने सबसे पहले ये ट्राइंगल में ऑब्जर्व किया। तो आप समझ सकते हो ज्योमेट्री लोग कितने सालों से पढ़ रहे हैं, और इससे पहले भी ज्योमेट्री थी, तो इतने सालों से लोग ऑब्जर्व कर रहे थे ज्योमेट्री को। और ज्योमेट्री वैसे बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे देखो, अब कहीं पर भी हाइट या लेंथ की बात होती है, जैसे मान लो कि एक सेकंड के लिए मान लो कि ये एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देख रहा है कि ऑब्जर्वर को हम यहाँ रखते हैं, चलो यहाँ पर रखते हैं ऑब्जर्वर को। वो देख रहा है कि जो उसकी परछाई है वो यहाँ तक बन रही है, उसकी शैडो जो है यहाँ तक बन रही है, शैडो, ठीक है। और यहाँ एक ट्री है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर उसको पता है कि उसकी हाइट अगर 5 फीट है, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि शैडो की लेंथ कितनी है, ठीक, जो भी है, मतलब मान लो कि 6 फीट है या जो भी है, शैडो बड़ी भी हो सकती है, आपको पता है ना, इंसान के लेंथ से बड़ी छोटी हो सकती है, डिपेंड करता है सन की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से। तो वो ये ट्री की हाइट फाइंड कर सकता है सिमिलैरिटी के हेल्प से। तो आप समझ सकते हो इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग यूज़ करते थे, जानते थे, और इस तरह से मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे या सिचुएशन को समझ लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। तो इसीलिए वहीं से ये आया हुआ है। तो थेल्स ने सबसे पहले जो एक रूल बताया हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इस क्वेश्चन का भी कह सकते हैं एक तरीके से सॉल्यूशन है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये क्या कहता है थ्योरम, ये समझते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज सेम। it is believed that he had used a result basic probability theorem for the same, ठीक है। मतलब ये कि थेल्स ने ये सबसे पहले बताया कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जिनके एंगल्स आपस में इक्वल हो, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जिनके एंगल्स आपस में इक्वल हो, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो, और तीसरा एंगल भी इस तीसरे एंगल के इक्वल हो, तो इनके साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने ये बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ किया था, ऐसा माना जाता है कि इसको प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल को उठा करके, कोई छोटा ट्राइंगल है, छोटे ट्राइंगल को क्या करेंगे, अच्छा एक सेकंड के लिए, छोटे ट्राइंगल को, ये तो देखने से लग नहीं रहा है वैसे ही यहाँ तक जाएगा क्योंकि मैंने रफली बनाया हुआ है, बट देखो थोड़ा बहुत तो मिलता है ना, देख सकते हो इस तरीके से उठा के यहाँ रख दो, और फिर बीपीटी को यूज़ करते हुए उसको प्रूव किया था। तो अब हम समझते हैं कि बीपीटी होता क्या है। ये बीपीटी के बारे में, बीपीटी को यूज़ करके प्रूव तो कर दिया उसने कि भाई अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन ये कैसे होता है ये अब हम समझते हैं। ये है बीपीटी का स्टेटमेंट, इनफैक्ट थ्योरम है ये, कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू
one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. ये कहना चाह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये एक ABC एक ट्राइंगल है. इस ABC ट्राइंगल में लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो मैं BC साइड के पैरेलल एक लाइन बना देता हूँ. लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये DE हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया. इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यही वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं D and E. कह रहा है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये रेशियो सेम होगा, AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल होगा. तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले देखें अगर, तो गिवन जो है वो है DE पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है. और क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि ये साइड जो है, ये D और E पॉइंट जो है, ये दोनों साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. मतलब AD बाई DB को इक्वल प्रूव करना है हमें AE बाई EC के. यही है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. BPT जो है यही है, या थेल्स थ्योरम, BPT बोले या थेल्स थ्योरम बोले, यही है कि अगर आपने एक ट्राइंगल में कहीं पर भी एक साइड, किसी एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो दो पॉइंट्स पे जहां वो कट करेगा बाकी दो साइड्स को, तो वो दो पॉइंट्स जो हैं उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. दैट इज AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के इक्वल होगा. अब इसका प्रूफ करना है, तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे. इसको प्रूफ के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया. ऐसे ही यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने. इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं, ठीक है. DM एंड EN परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिया हमने. इसके बाद क्या करेंगे, B और E को ज्वाइन कर देंगे, B और E को ज्वाइन कर देंगे, और D और C को भी ज्वाइन कर देंगे. और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मत भूलना आप, ठीक है. तो प्रूफ करने से पहले, अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं. क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमसे ज्वाइन कर दिया. अब यहाँ से प्रूफ लिखते हैं, और ये प्रूफ बहुत आसान है, आप देख के समझ सकते हो. ध्यान से देखो अगर, तो आप देखोगे कि क्या मैं एरिया ADE को एरिया ADE के बराबर रख सकता हूँ. ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है. बिल्कुल रख सकते हैं एरिया ADE को एरिया ADE के इक्वल, ठीक है. इनफैक्ट हम एरिया ADE को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. क्यों ऐसा लिखा है, ये कह सकते हैं कि एक बच्चों वाला काम हमने किया. एरिया ADE तो एरिया ADE के बराबर होगा ही. क्यों ऐसा किया ये आपको अभी समझ में आएगा. एरिया ADE को दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक बार AE को बेस लेते हुए, तो जब AE को बेस लेंगे तो हाफ इंटू AE इंटू DM होगा, ठीक है. ये समझ में आया. एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, तो ये होगा. अच्छा, लेकिन ADE के एरिया को अगर हम AD को बेस लेते हुए अगर निकालते हैं तो हाफ इंटू AD इंटू EN हो जाएगा. आई होप ये समझ में आया होगा. एरिया को दोनों एरियाज इक्वल होंगे, लेकिन बेस अलग अलग लेके हम दो तरीके से निकालते हैं. जैसे ट्राइंगल में मान लो कि तुमने ये बेस लिया हुआ है, तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये B है और ये H है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B इंटू H. लेकिन इसको अगर हम बेस ले लें, इसको अगर हम बेस ले लेते हैं और इसको हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है, ये हाइट है कैपिटल H, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B इंटू H. और ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे, क्योंकि जब बेस ये लेंगे तो हाइट ये होगा, और बेस जब ये लेंगे तो हाइट ये होगा. तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये किया है. सेम लॉजिक से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखो ध्यान से देखना, DBE ये एरिया जो है DBE का एरिया ये DEC के एरिया के बराबर होगा. ये कैसे भाई, रुको बताता हूँ. देखो इसमें आप ध्यान से देखना, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है. ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. तो ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूँ से M, ठीक है. तो ये जो DME एरिया है वो तो सेम ही है, दोनों में कॉमन है, DBE में और DCE में. और ये जो बाकी पोर्शन वाला एरिया है ये भी ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे. मतलब ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के हेल्प से ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे. तो खैर ये कलर करने की जरूरत नहीं थी, आपको ऐसे ही दिख जाना चाहिए था. तो आई होप समझ में आया होगा. सो
DBE ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो DBE में ध्यान से देखो तो बेस DB है और उसका हाइट क्या होगा, EN होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है आप लोगों को इसमें, बट ऐसे समझो आप कि ये जो BEN ट्राइंगल है, BED ट्राइंगल है, वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसका हाइट बाहर चला जाएगा। जैसे कोई भी ट्राइंगल इस तरीके का होता है अगर, तो इसमें हम अगर हाइट की बात करें तो हाइट ये होगी इसकी, ठीक है। तो अगर ये देखो ये ABC ट्राइंगल है सपोज, तो इसका एरिया निकालना है अगर BC को बेस लेते हुए, तो हाइट क्या लेंगे, AD, जो कि ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ट्राइंगल के बाहर है। तो उसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करो, इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस करो, तो ये इसका हाइट जो है वो DB बेस के एक्सटेंशन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब EN उसका हाइट होगा DB बेस के ऊपर, तो इसीलिए इसका एरिया हाफ इंटू DB इंटू EN हो जाएगा। सिमिलरली जब EC बेस लेंगे तो इसके ऊपर जो हाइट होगा वो ये देखो यहाँ से, सॉरी, ये DEC अगर में ट्राइंगल में अगर EC बेस लेंगे अगर, तो ये DM उसका हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन हमने इसको ले लिया है। अब क्या करना है आपको कि फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा ध्यान से देखो, हाफ है यहाँ पर भी और DM यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अच्छा, इसको मैंने उल्टा करके अगर लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, हाफ लाइक दिस, कि पहले एरिया DEC लिख देते हैं और फिर DB लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये अब आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइड 1/2 से, देखो ध्यान से क्या होगा, 1/2 इंटू AE इंटू DM, ये है फर्स्ट इक्वेशन में LHS और ये है सेकेंड इक्वेशन में LHS, और इसको ये फर्स्ट इक्वेशन के RHS में, इससे हमें ये सेकेंड इक्वेशन का जो RHS है उससे डिवाइड करना है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से क्या फ़ायदा होगा कि EN से EN, हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल। तो इससे AE बाई EC की वैल्यू जो आएगी, AE बाई EC की वैल्यू जो आएगी वो AD बाई DB के बराबर हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख दें, मतलब AD बाई DB को पहले लिख देते हैं ताकि देखने से आसान हो, अच्छा लगे देखने में। तो ये रिजल्ट है आपका, यही है, हमें यही प्रूव करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बड़ी आसानी से किया जा सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व, यही था PPT। नेक्स्ट थ्योरम है 6.2, जो हमने अभी BPT किया है, बस उसका कह सकते हो एक तरीके से कन्वर्स है, BPT का कन्वर्स है ये थ्योरम एक तरीके से, कि इसमें कहा जा रहा है कि इफ अ लाइन, थ्योरम ये कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। दैट मीन्स कि ये एक ट्राइंगल है और इसमें हमें नहीं पता कि ये पैरेलल है कि नहीं है DE, बट अगर DE लाइन सेगमेंट अगर AB और AC को इस तरीके से डिवाइड करते हैं सच दैट AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, D and E are points on AB and AC respectively and AD by DB अगर AE by EC के इक्वल है, then we can claim that this line is parallel to BC, DE is parallel to BC। so basically थ्योरम, ये स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि DE पैरेलल होगा BC के, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि AD by DB is equal to AE by EC, ये गिवन है। तो प्रूव करने के लिए क्या करो कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है BC के, तो कहीं पर तो एक पॉइंट होगा ना, यहाँ पर सपोज E डैश एक पॉइंट होगा सच दैट DE पैरेलल होगा AC के, BC के, DE पैरेलल होगा BC के। तो वही किया गया है यहाँ पर कि DE डैश बना दिया गया है, E डैश एक पॉइंट ले लिया गया है सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब अगर ये पैरेलल है तो BPT के थ्योरम के हेल्प से AD बाई DB जो होना चाहिए वो AD बाई DB जो इक्वल होना चाहिए, AD बाई DB इक्वल होना चाहिए AE डैश बाई E डैश C। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने E डैश पॉइंट लेकर के हमने पैरेलल बनाया ना, और BPT तो ये कहता है कि भाई अगर लाइंस पैरेलल, DE डैश अगर पैरेलल है BC के, तो AD बाई DB तो AE डैश बाई E डैश C होना चाहिए, तो यही होना चाहिए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, सो AD बाई DB यहाँ भी, AD बाई DB यहाँ भी, दैट मीन्स ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, करेक्ट है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि E और E डैश जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा, ये तो तभी पॉसिबल है ना, AE डैश डिवाइडेड बाय E डैश C, और ये इक्वल है AE बाई EC के,
तो ये तो तभी पॉसिबल है ना बच्चों, जब आप ई डैश को ई के इक्वल कर दोगे। इक्वल करने का मतलब है यहाँ पर कोइंसाइड करा देंगे, दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ जाके चिपक जाना चाहिए एक तरीके से, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ई डैश ई से कोइंसाइड कर जाएगा, दैट मीन्स डी ई पैरेलल हो जाएगा बीसी के। सो ये प्रूफ था इस थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है ये। सो ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसको कह सकते हो कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी ऑफ बीपीटी से मतलब बीपीटी से ही डिराइव किया गया एक रिजल्ट। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है बेसिकली, बट आप इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है। इसको आप क्या करना है, आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड पैरेलल टू बी सी, ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रूव करो ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, ये छोटी सी लेंथ डिवाइड बाय पूरी लेंथ इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, मतलब ये छोटी सी लेंथ ए ई डिवाइडेड बाय होल लेंथ ए सी, ये प्रूव करना है। तो बीपीटी तो ये नहीं कहता है, बीपीटी क्या कहता है, हमें पता है बीपीटी बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी से तो हम जानते हैं ना कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये तो हमें बीपीटी से पता है। क्यों भाई, क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। अब एक काम आप कर सकते हो कि इसको ना उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है डीबी बाई ए डी को आप लिख सकते हो ईसी बाई ए ई के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आपको पता ही है। और फिर क्या करो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। फिर क्या करो, दोनों साइड में 1 ऐड कर दो। तो 1 जब आप ऐड करोगे और फिर उसके बाद एलसीएम लोगे, ये 1 बाई 1 लिख सकते हैं इसको, एलसीएम लोगे तो एडी और 1 का एलसीएम एडी हो जाएगा। फिर क्या बचेगा ऊपर ये, और इधर राइट साइड में क्या होगा, ए ई सी प्लस ए ई। अब ध्यान से आप देखो क्या होगा, डी बी प्लस ए डी कितना होगा, डी बी प्लस ए डी, ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बाई ए डी आ जाएगा, इक्वल टू ई सी प्लस ए ई क्या होगा, ई सी प्लस ए ई, ए सी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। एक बार इसको फिर से उल्टा करके लिख देते हैं, तो ए डी बाई डी बी, सॉरी ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यही प्रूव करना था इसमें। देखो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, रिवर्स कर दिया, ऐसा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई अगर बराबर हैं तो ए डी बाई ए बी को हम ए ई बाई ए सी भी लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट की तरह इसको याद रखना चाहिए कि कभी भी एक ट्राइंगल में अगर मान लो कि ये आपको दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये सपोज 3 है और ये x है, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो इस तरीके से। आपको ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है ना। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको हम पूरी लेंथ को ले लेते हैं 5, और ये नहीं पता है हमें, ये नहीं पता है हमें, ये हमें जानना है कि कितना है, ये वैल्यू कितनी है, ये हमें जानना है। और ये हमें दिया हुआ है से 2 नहीं 3 लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, इस लेंथ को हम अगर x लेते हैं तो x बाई टोटल लेंथ, ये छोटी सी लेंथ है ना, छोटी सी लेंथ बाई पूरी लेंथ ए बी, तो x बाई 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन में ये पूरी लेंथ 6। तो इससे आप आसानी से देखो कह सकते हो कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 5/2 हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। ये इस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इसको पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें कहा जा रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, ये सॉल्व एग्जाम्पल से मैंने लिया एनसीईआरटी के। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि पी एस बाई एस क्यू और पी टी बाई टी आर इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। पी एस बाई एस क्यू दिया हुआ है पी टी बाई टी आर के, दैट मीन्स एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ये थ्योरम था कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब हमें करना क्या है इसमें, अच्छा एक चीज और भी दिया हुआ है, पी एस टी इज इक्वल टू ये पी आर क्यू, ये भी गिवन है। तो चलो इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले तो ये देखें कि ये दोनों लाइन जैसे ही पैरेलल हो गया तो, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्योंकि एस टी और क्यू आर पैरेलल है, तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एंगल पी एस टी जो है ये तो पी आर क्यू के इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। पी एस टी यहाँ भी, लेकिन पी एस टी पी क्यू आर के इक्वल हमने दिखा दिया करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, बट पी एस टी एंगल जो है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पी आर क्यू के, देयरफॉर पी आर क्यू और पी क्यू आर बराबर हो जाएंगे।
पी आर क्यू कौन सा एंगल है, ये एंगल, और पी क्यू आर एंगल कौन सा है, ये एंगल। तो दो एंगल्स जब बराबर होते हैं तो हम कह ही सकते हैं कि पी क्यू आर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। इसमें देखो सब पहला क्वेश्चन है कि फिगर 6.17 वन पार्ट, ये इस फिगर की बात हो रही है। इसमें कह रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी इन 1 and 2। तो पहले पार्ट की बात अगर हम करें तो इसमें हम सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, क्योंकि डी पैरेलल है बीसी के और ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी होगा। लेकिन इसमें आप देखो तो ए डी की जो वैल्यू दी हुई है बच्चों ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। डी बी की वैल्यू जो दी हुई है वो है 3 सेंटीमीटर और ए ई की जगह पे 1 सेंटीमीटर, और ई सी हमें नहीं पता है तो ई सी को ई सी रहने देते हैं। अब आप जानते हो क्या होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1.5 2 जा 3 ये 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ईसी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 2 एंड सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है, ईसी फाइंड करने के लिए कहा गया था। सेम लॉजिक से इसमें भी कर सकते हैं इजीली, है ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा और फिर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड क्वेश्चन में ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें तो है ही नहीं पी क्यू आर, फिगर कहाँ है ये, ई एन एफ आर पॉइंट्स। ओके ये फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ये फिगर अगले क्वेश्चन में यूज होगा। तो ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, तो हमें इसमें फिगर भी बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर ट्राइंगल, और इसमें लिखा हुआ है कि ई जो पॉइंट है वो पी क्यू पे है एंड एफ पॉइंट है पी आर के ऊपर, और पैरेलल होगा ऑब्वियसली ई एफ, हाँ पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। और कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि पी ई 3.9 है, मतलब ये अगर 3.9 है, ई क्यू की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, एंड पी एफ की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। ओके आई एम सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, चेक करना है हमें। तो उसके लिए क्या दिखाना होगा कि पी ई बाय ई क्यू ये कितना आएगा 3.9/3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप तो देखो 3 के टेबल में जा रहा है, ये आ रहा है 3 1.3 और 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा ये 1.3 आ जाएगी वैल्यू इसकी। और पी एफ बाई एफ आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 3.6/9, 3.6 बाय, अच्छा सॉरी ये एफ आर 2.4 था, इसमें 2.4 था, 2.4, 3.6 बाई 2.4, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 12 3 जा 12 2 जा 3/2 मतलब 1.5 आ गया। तो क्या ये रेशियोज बराबर है, नहीं है रेशियोज बराबर, पीई बाई ई क्यू की वैल्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये ई एफ इसमें पैरेलल नहीं होगा, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। नॉट पैरेलल के लिए हम लोग ये सिंबल यूज कर देते हैं, है ना, कट कर देते हैं इसको। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखना पड़ेगा, पीई बाई क्यूई की वैल्यू देखेंगे तो 4/4.5 हो जाएगा, चेक कर सकते हैं बड़ी इजीली, 4/4.5, और फिर पीई सॉरी पी एफ बाई आर एफ ये 8/9, तो 4/4.5 और 8/9, क्या ये दोनों बराबर हैं वैल्यूज, बिल्कुल बराबर है। अगर आप इसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो 8/9 ही तो आएगा, और ये 8/9 के बराबर ही होता है। तो ये है इस केस में पैरेलल होगा। इस केस में क्या होगा नहीं होगा चेक करके आप देख लो, 1.28 है 2.56 है, तो ये तो आ गया 1/2, सॉरी पी क्यू और पी आर है ये, ओके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है इसमें। तो देखो इसको फिगर बना के देखते हैं। जो ये डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिगर स्केच कर दिया, फिगर ड्रॉ कर दिया। अब आप इसमें पी ई बाई ई क्यू की वैल्यू निकालोगे तो 0.18/1.110 आएगा, 1.110, और ये वैल्यू होती है, इसको सिंप्लीफाई आप जब करोगे तो ये 2 के टेबल में जाएगा 55, 9/55 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पी एफ बाई एफ आर की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगा 36/220,
इनफैक्ट देखने से ही लग रहा है कि ये रेशियो जो है ना ये डबल हो रखा है, मतलब ये वैल्यू डबल हो रखे हैं, तो बराबर ही आएगा। फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। तो ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 9 जा, और ये 4 के टेबल में 55 पे 9/55 आ गए। इसका मतलब ये भी है पैरेलल। इसमें क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट किया इन्होंने, ये कर दिया था कि पी क्यू की पूरी वैल्यू दे रखी है, पी क्यू की पूरी वैल्यू दे रखी है और फिर पी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये निकल के आ जाएगा, माइनस कर देंगे टोटल में से, 1.28 में से 0.18 माइनस कर देंगे, दिया जाएगा। ऐसे ही 0.36 ये दे रखा है और ये 2.56 दे रखा है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर रेशियो निकाल के चेक कर लो कि ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 का फिगर ये दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में। यहाँ पे फिगर है, इसके लिए फिगर है। फिगर 6.18 कह रहा है कि इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, मतलब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, दैट मीन्स ये साइड इसके पैरेलल है। समझ ही गए होगे फिगर में। अब देखो थोड़ा सा इसमें सबसे जो कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग चीज होती है वो ये कि आपको ना फिगर ऐसे स्ट्रेट नहीं देगा, इसमें आपको ना देखना, समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा होता है। क्या करेंगे, वो फिगर को ना टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, इस तरीके का ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखना पड़ेगा। तो ये इसमें एक कह सकते हो ज्योमेट्री में ये एक ट्रिक है ये, कि आपको कभी भी स्ट्रेट इस तरीके का फिगर बना के नहीं देगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा या घुमा देगा फिगर को, तो उस तरीके से फिर आपको सोचना पड़ता है। तो इसमें एक ये चालाकी दिखानी होगी आपको। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखें तो ए एम बाई ए बी की वैल्यू ए एल बाय ए सी के बराबर होगी। जैसा कि हम लोगों ने ये कोरोलरी ऑफ बीपीटी, कोरोलरी ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है कि जैसे बीपीटी आप जानते हो क्या था, कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के, एबीसी ट्राइंगल में डी और ई पॉइंट्स हैं ए और सी के ऊपर, सच दैट ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होता था, ए ई बाई ए सी के, ये रिजल्ट था। बट यहीं से दोनों साइड में +1 कर देंगे अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके, और +1 जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल किया था एक, तो उससे ये रिजल्ट आता है ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। इसी को कहते हैं कोरोलरी ऑफ, सॉरी ए सी होगा यहाँ पे, कोरोलरी ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी से एक नया रिजल्ट डिराइव किया गया है, उसको कहते हैं कोरोलरी ऑफ बीपीटी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये तो बीपीटी होता है, बट ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है जिसको हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी कहते हैं। और उसके हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से देखो, तो ये देखो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी होगा। मतलब ए बी सी ट्राइंगल में पहले हमने क्या किया, बीपीटी यूज किया एबीसी ट्राइंगल में, फिर उसके बाद एडीसी ट्राइंगल में करेंगे सेम लॉजिक से, तो ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, एल सी नहीं, ए बी ए एल बाई ए सी, और फिर ये क्योंकि ए एल बाई ए सी यहाँ भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यही हमें इसमें करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, मतलब ये जो लाइन है ना ये पैरेलल है इस लाइन के। तो आप देख पा रहे होगे, आई थिंक थोड़ा विजुअलाइजेशन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर देखें हम तो ट्राइंगल BCA में, ये जो BCA बड़ा ट्राइंगल है, इसमें अगर देखें तो BD बाई DA BE बाई EC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, BPT से, रीजन भी लिखेंगे यहाँ पर, तो BPT से हो जाएगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि DF जो है, ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको, ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है ग्रीन कलर से, मैं इसको देखो कलर कर रहा हूँ, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं, लाइन सेगमेंट्स, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये जो DB बाय DA होगा वो BF बाय FE के बराबर होगा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, BF बाय FE के इक्वल होगा BD बाय DA। अब इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसको, तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों BD बाय DA यहाँ भी है, BD बाय DA यहाँ भी है, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूव करना था इसमें, तो हो गया आसानी से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो BPT से डायरेक्ट ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। सो इस क्वेश्चन में देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में, तो देखो DE पैरेलल दिया हुआ है OQ के, DE पैरेलल है OQ के, तो क्लियरली अगर हम BPT इसमें यूज करेंगे तो PD बाई DO की जो वैल्यू होगी वो PE बाई EQ के बराबर हो जाएगी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, BPT से इक्वेशन 1 हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू PE इज इक्वल टू EQ हो जाएगा, अब सॉरी PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR हो जाएगा। और अगर PE बाय EQ अगर PF बाय FR के इक्वल हो
तो क्लियरली ये लाइन जो होगा EF वो इसके पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हमने सीखा था। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फिगर ये 6.21 फिगर में इसमें ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। ये AB आपका पैरेलल दिया हुआ है PQ के। जैसे ही पैरेलल दिया हुआ है तो अगर हम इस OPQ ट्राइंगल में देखें, OPQ ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो OPQ ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो BPT से OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ हो जाएगा। यही मैंने लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और फिर ये AC भी पैरेलल दिया हुआ है किसके, PR के, तो ये भी दिया हुआ है ना, गिवन है ये। तो यहाँ से फिर से इसमें BPT यूज करेंगे तो OA बाई AP हो जाएगा OC बाई CR के, ये लिख दिया। अब क्योंकि OA बाई AP यहाँ भी, OA बाई AP यहाँ भी, तो ये क्वांटिटीज जो है, ये रेशियोज जो है, ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब OB बाई BQ OC बाई CR के इक्वल हो जाएगा तब तो क्लियरली कन्वर्स ऑफ BPT से ये BC पैरेलल हो जाएगा QR के। तो यही है, इस क्वेश्चन में यही करना था हमें। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन यूजिंग द ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब ये कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है। इसमें सबसे पहले तो देखो, अगर गिवन की बात करें हम तो ट्राइंगल ABC है एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है ये D, और साथ ही साथ DE पैरेलल दिया गया है BC के। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं AE इज इक्वल टू EC हमें प्रूव करना है। या तो प्रूव कर देंगे E मिड पॉइंट है, ऑब्वियसली E मिड पॉइंट होगा तो AE EC बराबर हो जाएंगे, तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये पैरेलल दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है कि बाय BPT हम कह सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्यों, BPT में यही तो रूल होता है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा, लेकिन AD और DB तो इक्वल है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से EC जो है वो AE के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, AD तो DB के इक्वल है ना, AD और DB इक्वल है, तो मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD और DB इक्वल होंगे, तो AD और DB जब इक्वल होगा तो AE EC के बराबर हो जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। 7th पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 8 में कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ज्वाइन कर देंगे तो ये पैरेलल होगा, प्रूव करना है। तो D और E मिड पॉइंट्स हैं, ये गिवन पार्ट में हम लिख देंगे D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC है। तो अब देखो बेटा, AD बाई DB क्या होगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि AD और DB इक्वल है, D मिड पॉइंट है तो AD और DB तो इक्वल ही होंगे, तो AD बाई DB 1 आ जाएगा। सिमिलरली AE और AC भी, AE बाई AC भी 1 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, तो AD बाई DB को हम AE बाई EC लिख सकते हैं। अब AD बाई DB अगर AE बाई EC के इक्वल हो, भले ही 1 के इक्वल है बट है तो इक्वल ना, AD बाई DB और AE बाई AC इक्वल है ना, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के, हेंस प्रूव्ड, डन। यही करना था इसमें। 9th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ABCD ट्रेपेजियम है, उसमें DC पैरेलल है AB के और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो प्रूव करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम OM एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं DC के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे बच्चों, तो आप देख सकते हो कि तब हम BPT यूज कर सकते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ACD में अगर देखा जाए तो ACD में AO बाई OC जो होगा वो AM बाई MD के इक्वल हो जाएगा। AO बाई OC, ध्यान से देखो, BPT यूज करेंगे तो AO बाई OC इज इक्वल टू AM बाई DM BPT से। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और एक दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, DAB ट्राइंगल। इन ट्राइंगल DAB ट्राइंगल में ध्यान से देखो, DM, इसमें भी BPT यूज होगा क्योंकि MO पैरेलल है AB के। MO वैसे पैरेलल था DC के, लेकिन DC पैरेलल है AB के, जिसकी वजह से AB, DC, MO तीनों पैरेलल हो जाएंगे। तो MO पैरेलल है AB के, तो DM बाई MA क्या होगा, गेस करो, DM बाई MA गेस करो क्या होगा BPT से, DO बाई OB के, DO बाई OB के इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा रेशियो।
इसको चाहे तो हम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं बीपीटी से, इनफैक्ट ये आएगा बीपीटी से ही, लेकिन इसको हम चाहें तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे पता है? इसको हम ए एम रेसिप्रोकल कर देंगे, ए एम को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डी एम को डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ओ बी बाई ओ डी। डीओ ओ डी सेम ही होता है, तो ये आप समझ सकते हो, रिवर्सिंग रेसिप्रोकल कर दिया है ना, इसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से अगर हम देखें तो AO बाई ओ सी, ए एम बाई डी एम यहाँ भी है, ए एम बाई डी एम यहाँ भी है, तो AO बाई ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, AO या OA भी लिख सकते हैं, OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ठीक है, ओके। थोड़ा सा उल्टा यहाँ भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो AO बाई BO है, तो वो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। इसको यहाँ ले और OC को वहां शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हो आप, तो OA बाई OB क्या हो जाएगा, OC बाई OD हो जाएगा। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हेंस प्रूव्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हेंस प्रूव्ड। यही करना था हमें इसके अंदर, यही प्रूफ करना था, तो ये कंप्लीट हो गया। 10th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, और ये गिवन है AO बाई BO CO बाई DO के इक्वल दिया हुआ है। तो जब AO बाई BO अगर CO बाई DO के इक्वल दिया हुआ है, तो मैं CO को यहाँ ले आता हूँ BO की जगह पे, BO को वहाँ CO की जगह पे ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। और हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, OM पैरेलल ड्रॉ कर दिया है DC के, तो DC के जैसे ही पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल ACD में अगर आप ध्यान से देखो तो AO बाई OC ये किसके इक्वल हो जाएगा, AM बाई DM के, वही लिख दिया। और उसके लेकिन AO बाई CO जो है ये तो इक्वल है BO बाई DO के, तो मैं AO बाई CO को रिप्लेस कर सकता हूँ BO बाई DO से, तो BO बाई DO की वैल्यू AM बाई MD के बराबर हो जाएगी। BO बाई DO की जो वैल्यू होगी रेशियो, वो AM बाई MD के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब जरा सोचो कि अगर ये रेशियोज इक्वल हैं, BO बाई DO इज इक्वल टू AM बाई MD अगर इक्वल है, तो क्लियरली MO पैरेलल हो जाएगा यहाँ से, किसके, MO लाइन इज पैरेलल टू AB। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो MO पैरेलल हो गया AB के। एक मिनट, अब MO पैरेलल हो गया AB के, और MO पहले से ही हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ था DC के पैरेलल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल हो गया CD के। रीजन क्या लिखेंगे, एज MO इज ऑलरेडी पैरेलल टू DC। आई होप समझ में आया होगा, हेंस प्रूव। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब।